मिनट दीजिए और सीख के जाइए। मरना है तो मरो वतन के लिए, तिरंगा तो मिलेगी कफन के लिए। हेलो एवरीवन, नमस्ते, भलरे थांदु नमस्ते। आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल पे स्वागत है। आशा करता हूँ आप और आपके परिवार बहुत ही खुशी में होंगे, अच्छे में होंगे, आपको आपका हर सपना पूरा हो, ऊपर वाले से मेरा इतना दुआ। तो हम लोग आज दोस्त पढ़ने वाले भारत का सबसे वो ताकतवर पार्ट जिसको बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडिया। आप लोग सब लगभग जानते होंगे उनके बारे में। बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जिसे कहते हैं कि जमीन पे जन्नत मिलना। और जमीन पे अगर जो हमें जन्नत मिलता है ना, वो सब सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट की वजह से। एक भारत के नागरिक के तहत आपके पास ये फंडामेंटल राइट रहना चाहिए और आपके पास है, लेकिन आपको जानना भी चाहिए। अगर आप नहीं जानते हो फंडामेंटल राइट्स के बारे में, तो आप बहुत जगह अपने आप को सही साबित नहीं कर सकते। तो आज हम डिस्कशन करेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में, ठीक है, जिसको अमेरिका में बिल ऑफ राइट्स के नाम से जानते हैं और हम लोग उसको भारत में फंडामेंटल राइट्स के नाम पे जानते हैं। ये फंडामेंटल राइट्स हमारे संविधान के भाग 3 में, या फिर आप कह सकते हो पार्ट 3 में लिखा गया है। और आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक, एक्सेप्ट आर्टिकल 31, क्योंकि पहले हमारे पास संविधान 7 था, मतलब फंडामेंटल राइट्स 7 था, अभी वो 6 हो चुका है। और क्यों हुआ, वजह क्या था, वो सब के बारे में आपको मैं आगे जाके बताऊंगा कि 7 फंडामेंटल राइट में से ऐसा क्या सिचुएशन आ गया कि उसमें से हटा दिया गया एक फंडामेंटल राइट्स को, अभी वो 6 है, क्यों है। सबसे पहले तो हम उसके बारे में बातचीत करें। तो हमारे संविधान के भाग 3 में पार्ट 3 में जो लिखा गया उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडिया। फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडिया हम लोग उसको बोलते हैं, ठीक है। उसको मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, क्योंकि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में उनका सबसे इंपॉर्टेंट समरी को वो लोग बोलते थे मैग्ना कार्टा। तो हमारे भारत के संविधान में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स को हम यहां बोलते हैं मैग्ना कार्टा। तो इससे क्या समझ में आया कि फंडामेंटल राइट्स भारत के संविधान का सबसे ज्यादा जरूरी पार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडिया। और आप जान के चौंक जाओगे, हर एग्जाम में, वो चाहे क्लास 9 का हो, क्लास 10 का हो, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का हो, सिविल सर्विस, कुछ ही कोई भी सिविल सर्विस के लिए आप कोशिश करो, यूपीएससी हो, ओपीएससी हो, कुछ भी, आपको फंडामेंटल राइट से एक ना एक सवाल आने वाला है, बेशक आएगा, 100% श्योर। तो इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो देरी नहीं करके हम लोग शुरू करते हैं। हालांकि हमारे पास अब 6 फंडामेंटल राइट्स है, तो आज हम बात करेंगे सिर्फ ओनली 3 फंडामेंटल राइट्स के बारे में, और आगे के सेकंड पार्ट में, पार्ट 2 में, और 3 फंडामेंटल राइट्स के बारे में हम बातचीत करेंगे और पूरे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा, वरना एक ही वीडियो में अगर मैं बात कर लूंगा 6 फंडामेंटल राइट्स के बारे में तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, क्योंकि ये अपने आप में एक किताब कहने से चलेगा। तो सबसे पहले बात करें तो जो हमारा वो फंडामेंटल राइट्स था जिसको हम हटा दिया गया, अभी रिमूव कर दिया गया, वो होता है राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि आर्टिकल 31 के तहत लिखा गया। उसको क्यों उठा दिया गया, उसके बारे में एक सच्चा कहानी है। आप जानते होंगे केशवानंद भारती के वो कहानी, केरल गवर्नमेंट और केशवानंद भारती के बीच में एक केस हुआ था, क्योंकि केशवानंद भारती का एक प्रॉपर्टी था, जो प्रॉपर्टी केरल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट के अंदर आता, लेकिन केशवानंद भारती का वो प्रॉपर्टी था, तो उसने मना किया मैं उसको दूंगा। तो केस में कोर्ट चला, कोर्ट में केस चला, तो हाई कोर्ट में जब केस चला तो वहां पे केशवानंद भारती हार गए और केरल गवर्नमेंट जीता। तो केशवानंद भारती ने केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए और बोले, क्या बोले कि मेरा फंडामेंटल राइट्स का यहाँ पे खिन्न होता है, मेरे फंडामेंटल राइट्स को यहाँ पे वायलेंस किया जाता है, वायलेट किया जाता है, मेरे फंडामेंटल राइट्स को मुझसे छीना जाता है। मेरे पास फंडामेंटल राइट्स है, राइट टू प्रॉपर्टी 31 आर्टिकल के तहत, और उसको आप लोग छीन रहे हैं मुझसे। जब ये बात होता तो पूरी दुनिया भर में वो न्यूज़ फैल गया, और फिर एक जुडिशियल सिस्टम बढ़ा, जो कि 1978 में इसका फैसला आया। लेकिन फैसला आया था केरल गवर्नमेंट के साथ, और केशवानंद भारती हार।
जब हार गए वहां पे जुडिशरी सिस्टम बैठा था, जुडिशरी सिस्टम में 13 आदमी थे, वो जो 13 आदमी थे उनमें से 7 में आदमी वोट दिए थे केरल गवर्नमेंट को और 6 आदमी वोट दिए थे केशवानंद भारती को। इसी के तहत वो हार गए। लेकिन लोग सवाल उठाने लगे कि यहाँ पे केस कुछ भी हो, लेकिन कोई आदमी यहाँ पे अपना फंडामेंटल राइट्स को दबाया। फंडामेंटल राइट्स का देखभाल करने वाला हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा संविधान है, हमारा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है। अगर वही छीनेगा लोगों के पास माने फंडामेंटल राइट्स, तो लोग किसको कहें? तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन लिए कि जो आर्टिकल 31 के तहत जो राइट टू प्रॉपर्टी था उसको हम लोग हटा देंगे, उसको फंडामेंटल राइट से निकाल देंगे। और वो निकाल दिए और सिर्फ हमारे पास अभी बचा है 6 फंडामेंटल राइट्स, और वो 6 फंडामेंटल राइट्स के ऊपर अभी हम लोग बात करने वाले। लेकिन आज हम डिस्कशन करेंगे ओनली 3 फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, ठीक है? तो सबसे पहले जो फंडामेंटल राइट्स आता है, जो कि हमारे धारा 14 से लेकर 18 तक है, जिसको हम बोलते हैं राइट टू इक्वलिटी। और उसके बाद जो फंडामेंटल राइट्स आता है धारा 19 से लेके धारा 22 तक, 22 तक, जिसको हम बोलते हैं राइट टू फ्रीडम। और उसके बाद जो आता है धारा 23 और धारा 24 कहते हैं, जिसको हम बोलते हैं राइट एगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन, जिसको हम बोलते हैं शोषण विरोधी अधिकार, ठीक है? तो एक एक करके हम डिस्कशन करते हैं, ज्यादा देरी नहीं करके हम शुरू करेंगे, क्योंकि ये बहुत लेंथी टॉपिक है तो आपको, लेकिन ये जानकारी वाला टॉपिक है। एक बात आप सोचो, अगर इसको आप जानते हो ना, आप कहीं भी अपना बात रख सकते हो, आप कहीं भी आपका हक के लिए लड़ सकते हो, आप अपना हक के लिए खड़े होकर बोल सकते हो। इसको जानना बहुत जरूरी है। हमारे संविधान का सबसे जरूरी पार्ट ये है, तो इसको बस 5 मिनट दीजिए और सीख के जाइए। 5 मिनट देश के लिए भाई है, देश के बारे में जानना है, आपको बहुत कुछ करना है। ये देश के लिए लड़ो बच्चे, क्यों जिंदगी बर्बाद करेंगे किसी और के पीछे? मैं इसीलिए कहता हूं, क्यों मरूं मैं सनम के लिए दुपट्टा ना देगी कफन के लिए, क्यों मरूं मैं सनम के लिए दुपट्टा ना देगी कफन के लिए, मरना है तो मरो वतन के लिए, तिरंगा तो मिलेगी कफन के लिए। भाई मरना है तो मरो वतन के लिए, तिरंगा तो मिलेगी कफन के लिए। क्यों मरूं मैं सनम के लिए दुपट्टा ना देगी कफन के लिए, मरना है तो मरो वतन के लिए, तिरंगा तो मिलेगी कफन के लिए। तो शुरू करते हैं आज का फंडामेंटल राइट्स, जो कि शुरू होता है आर्टिकल नंबर 14 से, 14 से, ठीक है? आप बोलेंगे सर आर्टिकल 12 से 35 तक तो है, आप तो आर्टिकल 14 से बोल रहे, तो 12 और 13 कहां गए? ठीक है, मैं उसके बारे में बता दे रहा हूं। आर्टिकल 12 हमारा बता रहा है कि भारत के अंदर रहने वाले सब स्टेट के, मतलब सब डिस्ट्रिक्ट, कुछ भी, सब एक ही है, यूनियन है। तो आर्टिकल 12 बता रहा है कि हम भारत के भीतर जितना भी कुछ है सब यूनियन है, सब एक है, ठीक है? और आर्टिकल 13 बताता है कि कोई भी ताकत आपका फंडामेंटल राइट को घटा नहीं सकता है, चाहे तो बढ़ा सकता है लेकिन घटा नहीं सकता है। अगर कोई घटाने की कोशिश करेगा तो वो नॉल हो जाएगा, मतलब जीरो हो जाएगा। समझ रहे हो आप? जीरो हो जाएगा। तो दोस्तों, फंडामेंटल राइट्स को एक कंडीशन में हटाया जा सकता है कुछ देर के लिए, अगर वो इमरजेंसी टाइम हो तो प्रेसिडेंट के पास वो पावर है, वो आपके फंडामेंटल राइट्स को हटा सकते, ठीक है? तो पहला फंडामेंटल राइट शुरू करते हैं हम लोग, राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी फंडामेंटल राइट्स हमारे धारा 14 से लेके धारा 14 से लेके 18 तक, 14 से लेके 18 तक है। तो धारा 14 से लेके 18 तक जो फंडामेंटल राइट्स है, हम लोग उसको कहते हैं राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी के तहत के कानून के आगे आप सभी लोग समान हैं, चाहे आप हो चाहे मैं हूं, कानून के सामने हम लोग सब समान है। मैं काला हूं और आप गोरे हैं, इसलिए आपको नौकरी मिल जाएगा, मुझे नहीं। कौन बोला? नहीं, हम सब समान। जो भी भारत के अंदर एम्प्लॉयमेंट निकलेगा तो वो भारत के रहने वाले हर कोई वो एम्प्लॉयमेंट का फायदा ले सकता है और अपना फॉर्म फिलअप करके डाल सकते हैं, कोई भी उसको रोक नहीं सकता। आप कहोगे तो फिर रिजर्वेशन क्यों है? भाई रिजर्वेशन एक अलग मामला है। रिजर्वेशन फंडामेंटल राइट के साथ उसका कोई ताल्लुकात नहीं है। हालांकि रिजर्वेशन अभी इकोनॉमिकल सिस्टम के हिसाब से देना चाहिए, मैं भी मानता हूं, लेकिन जो जमाना था, इतिहास उठा के अगर आप लोग पढ़ेंगे तो जान पाएंगे उस टाइम मतलब
जो भेदभाव चरम सीमा पे थी, छुआ बहुत था, तो इसीलिए वो आया था। तो वो अलग मैटर है, हमारा टॉपिक नहीं, वो गवर्नमेंट का टॉपिक है, वो बात करेंगे उसमें। और क्या बात, पहला बात तो आ गया कानून के सामने सब बराबर है। दूसरा बात आ गया भारत में कुछ भी नौकरी निकले, एम्प्लॉयमेंट निकले, उस सबका सब हर कोई भारत के बासिंदा के हिसाब से हर कोई उसका फायदा ले सकता है। और आप सभी को हर जगह समान नजर में देखा जाएगा। गाड़ी लेके मैं जा रहा हूं, मेरा हाई सिक्योरिटी नंबर नहीं लगा है, मुझे थाम लिए, तो वहीं पे पुलिस वाला जा रहा है, उसका हाई सिक्योरिटी नंबर नहीं लगा है, तो उसको ट्रैफिक पुलिस छोड़ दिया, तो वहां पे आप लोग अपना आवाज उठा सकते हो, अपना आवाज उठा सकते हो। फंडामेंटल राइट्स आपको हक देता है कि यहाँ पे आप पार्शियलिटी क्यों किए, कानून के सामने हम सब समान है, वो जैसा मैं भी हो सकता, आप मुझे थामे उसको क्यों नहीं थामे, आप मेरे फंडामेंटल राइट्स को यहाँ पे वायलेट किए, तो आप उठा सकते हो। अगर अच्छी एक बार सोचो, अगर फंडामेंटल राइट्स नहीं होता तो क्या होता, नहीं होता तो ये होता, कोई आता मुझे गाली देता, भाई ठीक से मतलब बिहेव ठीक करना, बिहेव ठीक करूंगा नहीं, क्या उखाड़ना जा। अगर फंडामेंटल राइट्स नहीं होता तो लोग यही बोलते, आपको आके तो थप्पड़ लगाएंगे, बोले क्यों मारूंगा, क्या उखाड़ने जा। लेकिन अभी अगर तुम्हें कोई आके हाथ लगाता है, वो तुम्हारा फंडामेंटल राइट्स को तुमसे छीन रहा है, और आप अपने फंडामेंटल राइट्स के तहत उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई ले सकते, ठीक है। अच्छा, तो और हमें क्या मिलता है, भारत में हम लोग रहते हैं, तो भारत में छुआ भाव पहले था, अब वो सब उठ गया है कि वो नीचा जाति क्या उसको मत छुओ, वो अलग जाति क्या उसको मत छुओ, वो सब उठ गया। अगर ऐसा हम करेंगे तो वो फंडामेंटल राइट्स का एग्नेस्ट में जाता है, ठीक है। तो उसके बाद आता है हमारा राइट टू फ्रीडम। क्या आता है, राइट टू फ्रीडम, कि मुझे भारत में ये चीज मिला है, मुझे मेरे को एक फंडामेंटल राइट्स मिला है, भारत में कहीं भी मैं जाके घूम सकता हूँ, मैं अपना भारत में कहीं भी जा सकता हूँ। आप कहोगे मैं आर्मी कंटेनमेंट जोन में जाऊंगा, भाई जा लठी खा क्या अंदर क्या, भाई ऐसा है, ऐसा कुछ जगह है जो प्राइवेसी है उसको रखा जाता है। मेरे पास तो हक है मैं आर्मी कंटेनमेंट जोन में जाऊंगा, मेरे पास हक है मैं बॉर्डर में जाके डांस करूंगा, हाँ ये सब कैसे होगा भाई, ये सब अलग मैटर है, ये सब में नहीं कर सकता हम लोग। कुछ देश का प्राइवेसी होता है उसको हमें बचा के रखना, ठीक है। आप राइट टू फ्रीडम के तहत आप कहीं भी जा सकते। और दूसरा क्या आता है, आप आपका जो मत होता है, समझ लो मैंने बोला कि देश में हर जनरल कैटेगरी के लोगों को एक रिजर्वेशन अलग से देना चाहिए, तो किसी ने आया कि नहीं देना चाहिए क्योंकि हमारे संविधान के खिलाफ है, अपना वो बात रखा, मैं अपना बात रखा, वो अपना बात रखा। तो आपको अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच कहने का है, आप आपका बात रख सकते हो। सरकार ने कोई कदम उठाया तो आपको पसंद नहीं, आप उसके ऊपर अपना खिलाफ रख के अपना मीटिंग एक बना सकते हो, आप एक मीटिंग कर सकते हो, लेकिन वो मीटिंग नॉन वायलेंस तरीके से होना चाहिए। आप मीटिंग कहीं भी कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो, अगर वो मीटिंग में कुछ भी वायलेंस हुआ, झगड़ा हुआ, मारपीट हुआ, तो उसका जिम्मेदार आप कुछ भी अपना बात रख सकते हो, लेकिन नॉन वायलेंस तरीके से। तो आपको कहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच, आपको अपना बात बोलने का हक है। और क्या कर सकते हैं आप लोग, आपको राइट टू फ्रीडम के तहत आप कहीं भी भारत में जाके रह सकते हो, घूम सकते हो। आप कहोगे मेरे को कश्मीर का चाहिए, कश्मीर में मैं जाके रहूंगा, मेरे को कश्मीर का अभी जाके रहूंगा तो अगले साल मेरे को वोटर लिस्ट बना देना चाहिए वहां पे, नहीं, आपको कम से कम वहां पे 15 साल तक रहना होगा, तो जो सिस्टम है वहां, ठीक है ना। तो राइट टू फ्रीडम के तहत आप अपना बात रख सकते हो, आप मीटिंग कर सकते हो, लेकिन अनवायलेंस तरीके से। आप भारत में कहीं भी जाके घूम सकते हो, ठीक है, आप कहीं भी जाके रह सकते हो, ठीक है। ये आपको फ्रीडम और राइट टू फ्रीडम बताता है। तो उसके आगे आता है 3 नंबर में आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, इसको कहते हैं हम लोग शोषण विरोधी अधिकार। जैसा कि आगे के जमाने में क्या था, लोग खरीदा बेचा गया जाता था, लोग खरीदे बेचा जाता था। जैसा कि समझ लो मैं कहीं से उधार लिया तो मेरे बच्चों को उसको चुकाने के लिए उनके पास जाके वहां पे बेटी खटना पड़ता था, उनका नौकर बन के बेटी खटना पड़ता था, वो सब उड़ गया। मैं किसी को लाके मेहनत कर रहा हूं, मेरे पास ताकत है और मैं उसको पैसा भी ना दूं तो कानूनी कार्रवाई उस पे होगा, वो सब उड़ गया। वो सब हमें बोलता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, उसको कहते हैं शोषण विरोधी अधिकार। उसके ऊपर हम लोग अपना आवाज उठा सकते।
14 साल से कम बच्चों को अगर हम लोग लेके बाल मजूरी कराएंगे तो हमारे ऊपर कानूनी कार्रवाई होगा। और हम अगर देखते कोई बच्चा को कोई अपनी दुकान में या फिर कहीं फैक्ट्री में खटाता है तो हम लोग जाके वहां पे अगर आवाज उठाएंगे तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होगा। हमें वो फंडामेंटल राइट्स मिला है, हम वहां पे आवाज उठा सकते, कोई नहीं रोक सकता। किसी को बिना मजूरी दिए मैं उसको खटाऊंगा लाके अपने घर में और बोलूंगा तेरे बाप ने मेरे से पैसा लिया था तुम उस मेरे पास खट, ये नहीं हो सकता। ये सब उठ गया है कि खरीदा बेचा होगा कि मैं पैसा लिया हूं मतलब मैं ये आदमी को तेरे पास 10,000 लिया था तो 10,000 के बदले में आदमी को तुझे दे देता हूं, ऐसा नहीं होता। ये सब उठ चुका है, ये सब बंद हो चुका है। फंडामेंटल राइट्स हमें ये बताता है। तो आज का जो तीनों फंडामेंटल राइट्स था हम लोग बात कर लिए। पहला राइट्स था हमारा राइट टू इक्वालिटी जो कि धारा 14 से लेके धारा 18 तक, और दूसरा था राइट टू फ्रीडम जो कि धारा 19 से लेके धारा 22 तक, और तीसरा था राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन जो कि धारा 23 और 36 में। और ये जो 6 फंडामेंटल राइट्स है उसका धाराएं याद रखने का भी तरीका मैं याद रखा हूं, वो एक गाने के तहत रखा हूं, आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि 1 2 का 4 2 4 का 5 माय नेम इज राइट माय नेम इज राइट। समझ में आया क्या था वो गाना? 1 2 का 4 2 4 का 5 माय नेम इज राइट माय नेम इज राइट। एक गाने के तहत मैं आपको याद रखा दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। अगले वीडियो में जो अगले और जो तीनों फंडामेंटल राइट्स है मैं उसको लेके आने वाला हूं और उसमें आपको बेसिक इसके बारे में बताऊंगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर करिए और पार्ट 2 के इंतजार में रहिए, मैं बहुत जल्दी पार्ट 2 लाऊंगा। और चैनल अगर पसंद आ रहा है, वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो ही साथ देना और सब्सक्राइब बटन बेशक दबा देना।